हेलो फ्रेंड्स, कात्यायनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नएगांव पाली। कोरोना महामारी के चलते हमारे संस्थान ने विद्यार्थियों के हितों के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है, जिसका फ़ायदा सभी 12th कॉमर्स विद्यार्थियों को मिल सके। यह आपका सिलेबस है, जिसे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि फ़िलहाल किसी के पास बुक्स अवेलेबल हो। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें पहला यूनिट है हमारा साझेदारी का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो आज हम साझेदारी के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। साझेदारी का जो जन्म है वह वास्तव में देखा जाए तो एकल व्यापार की कुछ कमियों की वजह से हुआ है। एकल व्यापार में कुछ कमियां थी, जैसे सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध व छोटा व्यापार क्षेत्र। इन सभी ने एकल व्यापारी को ऐसे लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए मजबूर किया जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। दूसरे शब्दों में, अधिक पूंजी, बेहतर प्रबंध और बड़े आकार के व्यापार की आवश्यकता ने एकल व्यापार के स्थान पर साझेदारी संगठन को जन्म दिया। एकल व्यापार, जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक ऐसा व्यापार जिसका स्वामित्व, संचालन एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, या जब अकेला व्यक्ति व्यापार शुरू करता है तो उसे हम एकल व्यापार कहते हैं। लेकिन जब व्यापार को बड़ा करना हो या उसका विस्तार करना हो तो अकेला व्यक्ति यह सब मैनेज नहीं कर सकता है, जिसके लिए एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और इसी के तहत साझेदारी का जन्म हुआ। साझेदारी का अर्थ और परिभाषा। भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है वह 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ, जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर हमारे पूरे भारत देश पर लागू होता है। इस अधिनियम के लागू होने से पहले साझेदारी से संबंधित जितने भी प्रावधान थे, जो नियम सिद्धांत बनाए गए थे, वे सभी हमें अधिनियम 1872 के अंतर्गत दिए गए थे। साझेदारी का आशय एक ऐसे व्यावसायिक संगठन से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं और व्यापार में मिलकर पूंजी लगाते हैं तथा लाभों को आपस में बांटते हैं। देखिए, साझेदारी जो है वो वास्तव में देखा जाए तो कम से कम दो व्यक्तियों का एक समूह होती है, या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, और अपनी सहमति से एक अनुबंध के द्वारा व्यापार शुरू करते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में साझेदारी कहते हैं। या लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई वैधानिक कार्य करना या व्यापार करना साझेदारी कहलाता है। कुछ ऐसी ही डेफिनेशन हमारे भारतीय साझेदारी अधिनियम जो 1932 है उसके तहत दे रखी है, जो एग्ज़ाम के लिहाज से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। उसे हम साझेदारी कहते हैं। किसी भी साझेदारी को शुरू करने में कम से कम दो व्यक्तियों का होना बेहद आवश्यक है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, एक फर्म है जिसमें दो साझेदार हैं, एक है मिस्टर एक्स और दूसरा है मिस्टर वाई। जब ये दोनों एक अधिनियम के तहत या एक अनुबंध के तहत अपनी सहमति से व्यापार शुरू करते हैं तो इनके बीच में जो व्यवसाय होता है उसे हम कहते हैं फर्म। जब भी ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो उनके बीच में जो व्यवसाय है उसको नाम देंगे हम फर्म। लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो एक्स भी एक साझेदार है और वाई भी एक साझेदार है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। साझेदारी की विशेषताएं। देखिए, साझेदारी जो है वो वास्तव में देखा जाए तो एक केंद्रीय बिंदु है, जहाँ पर कहीं तो पूंजी शामिल होती है और कहीं पर लोगों की प्रतिभाएं शामिल होती है। पॉइंट नंबर पहला, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। देखिए, साझेदारी की स्थापना के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अकेला व्यक्ति स्वयं का साझेदार कभी नहीं हो सकता है। साथ ही व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखते हो। यहाँ अनुबंध से आशय कोई मानसिक रूप से पागल ना हो, या दिवालिया घोषित ना हो, या कानून के द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति ना हो।
इसी बेसिस के आधार पर यदि फ्यूचर में साझेदारों की संख्या 2 से कम हो जाती है, अर्थात घटकर 1 रह जाती है, तो साझेदारी को समाप्त हुआ माना जाएगा, क्योंकि उसे हम साझेदारी नहीं कह सकते हैं। और हाँ, भारतीय साझेदारी जो अधिनियम है हमारा 1932, उसके तहत साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन कंपनी अधिनियम जो है उसके तहत सेक्शन 464 के बेस के आधार पर एक साझेदारी संस्था में साझेदारों की जो अधिकतम संख्या है वो पहले से डिसाइड हो रखी है कि अधिकतम संख्या जो है वो 100 होनी चाहिए। लेकिन कंपनी का एक और रूल्स बना हुआ है 2014 के रूल्स नंबर 10 के अकॉर्डिंग, जो साझेदारों की अधिकतम संख्या है वह 50 तक सीमित रहनी चाहिए। देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि जो भारतीय कंपनी अधिनियम है, कौन सा आपको बताया, वो बता चुके हैं थोड़ी देर पहले ही, 1932। इसके तहत साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है, मतलब कितनी भी हो सकती है। लेकिन सेक्शन जो 464 है उसके बेस के आधार पर अगर देखा जाए तो साझेदारों की जो अधिकतम संख्या है वो कितनी होनी चाहिए, 100। और जो 2014 के रूल्स नंबर 10 के अकॉर्डिंग अगर बात कही जाए तो वहाँ पर साझेदारों की जो संख्या होती है वह अधिकतम 50 होनी चाहिए। ये 3 बातें आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक और बात दोस्तों, कि एक और हमारे कंपनी का एक अधिनियम बनाया गया था 1956। इसके तहत भी एक बात कही गई थी साझेदारी के संबंध में कि एक साधारण साझेदारी में अधिकतम 20 व्यक्ति होने चाहिए और बैंकिंग व्यवसाय के अंदर अधिकतम 10 व्यक्ति होने चाहिए। ये जो दोनों है संख्या है 20 और 10, वो 1956 एक्ट के तहत दे रखी थी, ये भी आपको नोट करना है। और हाँ, अब रही बात कन्फ्यूजन की, जब भी एग्ज़ाम में सिंपल सवाल आता है कि एक साझेदारी में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, कोई सेक्शन नहीं, किसी भी तरह का ईयर वगैरह कुछ नहीं होता है, अगर या ना कोई रूल्स हो, तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि एक साझेदारी के तहत न्यूनतम 2 व्यक्ति होते हैं और अधिकतम जो होते हैं वे 50 व्यक्ति होते हैं। ये आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन यदि किसी सेक्शन का नाम आता है जैसे 464 के अकॉर्डिंग साझेदारों में अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आपका जवाब 100 होना चाहिए। और 2014 के रूल्स नंबर 10 के अकॉर्डिंग साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो आपका जवाब होना चाहिए 50। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं हम। सेकंड पॉइंट हमारा, साझेदारों के बीच समझौता या अनुबंध का होना। देखिए, साझेदारी का जो जन्म है वो वास्तव में समझौते के द्वारा ही होता है। साझेदारों के बीच समझौता होना बहुत ज़रूरी है। समझौता जिसे हम एक पार्टनरशिप डीड भी कह सकते हैं, साझेदारी संलेख भी कह सकते हैं। समझौता जो होता है वह लिखित या मौखिक हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में किसी भी विवाद से बचने के लिए लिखित समझौता जो होता है वो हमेशा उचित रहता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार साझेदारी का जो जन्म है वह अनुबंध से होता है, किसी स्थिति के कारण नहीं। इस धारा को भी आप नोट कर लीजिएगा। और हाँ, थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा, लाभों का विभाजन। साझेदारी का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह लाभ कमाना होता है, और जो लाभ कमा चुके हैं हम उसको सभी साझेदारों के बीच में बांटना होता है। यदि कोई भी संस्था या कोई भी व्यवसाय जिसका उद्देश्य लाभ कमाना न हो, या हम यूँ कहें कि समाज का हित करना या समाज के भले के लिए कोई कार्य करना या इस तरह का कोई भी कार्य हो, तो उसे हम साझेदारी नहीं कह सकते हैं। जैसे अवयस्क साझेदार का केवल फर्म के लाभों में हिस्सा होता है, हानियों में नहीं। उसके उल्टा अनुबंध के अभाव में हानियों को भी लाभों के अनुपात में बांटा जाता है। पॉइंट नंबर 4, व्यापार का होना। साझेदारी के गठन का उद्देश्य जो होता है वह किसी वैध व्यापार को चलाना होना चाहिए। व्यापार शब्द में प्रत्येक व्यापार, धंधा, पेशा ये सब शामिल होते हैं।
यदि किसी भी संस्था का गठन या उसकी स्थापना धार्मिक या सामूहिक कार्यों के लिए की जाती हो तो उसे हम साझेदारी नहीं मानेंगे। 5 नंबर पॉइंट, व्यवसाय का संचालन सभी के द्वारा हो सकता है या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा भी किया जा सकता है। कानूनी रूप से व्यापार के संचालन में सभी साझेदार भाग ले सकते हैं, लेकिन जब उनमें कुछ सहमति हो जाती है, एक एग्रीमेंट हो जाता है, तो कोई भी साझेदार ये कार्य कर सकता है उसका संचालन, क्योंकि प्रत्येक साझेदार जो होता है वह फर्म का एजेंट भी होता है और उसका स्वामी भी होता है। एजेंट इसलिए होता है क्योंकि वह अपने कार्यों से अन्य साझेदारों को बाध्य कर सकता है, और स्वामी इसलिए होता है क्योंकि वह स्वयं भी अन्य साझेदारों के कार्य से बाध्य होता है। 6 नंबर पॉइंट है हमारा अधिनियम एक्ट। तो पहले पढ़ चुके हैं हम, भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है वह कब पारित हुआ था या कब लागू हुआ था? 1932 को। 7 नंबर पॉइंट, असीमित दायित्व। देखिए, साझेदारी में जितने भी साझेदार होते हैं उन सब का दायित्व जो होता है वह असीमित होता है। यहाँ असीमित दायित्व से हमारा मतलब है कि यदि लेनदारों को भुगतान करने में अगर फर्म की संपत्तियां कम पड़ जाती है, और तो ऐसी कंडीशन में साझेदार जो होते हैं वे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बेचकर भी भुगतान करना पड़ेगा उन्हें। 8 नंबर पॉइंट है हमारा पृथक अस्तित्व नहीं। साझेदारी फर्म और साझेदार जो होते हैं इनका अलग अलग अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व अलग न होने से हमारा मतलब ये है कि फर्म के अंदर जितने भी नियम लागू होंगे वे सारे नियम फर्म के साथ साथ उस साझेदार पर भी लागू होंगे, चाहे वह संयुक्त रूप से हो या व्यक्तिगत रूप से हो। तो ये तो साझेदारी की विशेषताएं थी। अब हमारा अगला कंसेप्ट है साझेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, वैसे 4 तरह से बांटी गई है साझेदारियों को। पहला है दायित्व के आधार पर, दूसरा है समय के आधार पर, तीसरा है उद्देश्य के आधार पर, और चौथा है वैधता के आधार पर। ये जितने भी 4 प्रकार हैं इन सब के अंदर दो दो प्रकार और दे रखे हैं। जैसे दायित्व के आधार पर जो साझेदारी है उसके अंदर 2 साझेदारियाँ शामिल होती हैं, एक सीमित और एक असीमित। सेकंड नंबर है समय के अनुसार मजदूरी, जिसके अंदर भी 2 है, निश्चितकालीन साझेदारी और अनिश्चितकालीन साझेदारी। उद्देश्य के आधार पर भी 2 है, ऐच्छिक और विशेष। और इसी तरह वैधता के आधार पर वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। तो पहला नंबर टॉपिक है हमारा दायित्व के आधार पर, जिसमें सीमित दायित्व साझेदारी। देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा। सीमित साझेदारी, लिमिटेड पार्टनरशिप, एक ऐसी साझेदारी जिसमें एक या उससे अधिक साझेदारों का जो दायित्व होता है वह लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होता है। मतलब कोई भी पार्टनर्स जितनी पूंजी लगाते हैं उनका दायित्व जो होता है वह वहाँ तक ही सीमित होता है। अर्थात फर्म अपने दायित्वों का भुगतान करने के लिए साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी को जब्त कर सकती है, और इन दायित्वों का भुगतान करने के लिए सीमित दायित्व वाले साझेदार की जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसको कभी नहीं लिया जाएगा। इसे हम कहते हैं सीमित साझेदारी। सेकंड नंबर है हमारा असीमित साझेदारी। असीमित दायित्व भी हम पढ़ चुके हैं थोड़ी देर पहले। असीमित से हमारा एक ऐसी साझेदारी से है जिसमें फर्म के दायित्वों का भुगतान करने के लिए साझेदारों की जो व्यक्तिगत संपत्तियां हैं उनका भी प्रयोग किया जा सकता है। उसे हम असीमित साझेदारी कहते हैं। इसमें साझेदार जो होते हैं वे तीसरे पक्ष के लिए, तीसरे पक्ष का मतलब जैसे लेनदार हैं, बैंक ऋण है आदि, तो व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से भी उत्तरदायी रहते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर है निश्चितकालीन साझेदारी, जो समय के आधार पर बताई गई है। एक ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना एक निश्चित समय के लिए की गई हो उसे हम निश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। उस समय के समाप्त होते ही साझेदारी जो है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। जैसे 10 वर्ष के लिए होटल को हम चलाते हैं और
उनके बीच में जो साझेदारी होती है, जैसे ही 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो वह साझेदारी भी समाप्त हो जाएगी। यदि 10 वर्ष के बाद भी इसे हम चालू रखते हैं तो यह साझेदारी जो है वह ऐच्छिक साझेदारी कहलाएगी। बी नंबर है हमारा अनिश्चितकालीन साझेदारी, नॉन फिक्स टाइप पार्टनरशिप। ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना निश्चित समय के लिए नहीं की जाती है अनिश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। या यदि साझेदारी का निर्माण करते समय ये सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि जो साझेदारी है वह कब तक चलेगी और साझेदारी का जो निर्माण है किसी विशेष उद्देश्य से भी नहीं किया जाता है, तो उसे हम अनिश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा ऐच्छिक उद्देश्य के अनुसार साझेदारी, जिसमें ए नंबर है हमारा ऐच्छिक साझेदारी। यदि सभी साझेदार निश्चित अवधि की साझेदारी की अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रखना चाहते हैं तो वह साझेदारी जो है वह ऐच्छिक साझेदारी बन जाती है। या ऐसी साझेदारी तब तक चालू रहती है जब तक कि साझेदार उसे चालू रखना चाहे। इस साझेदारी का जो समय होता है वह अनिश्चित रहता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है, और इस प्रकार की साझेदारी को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। या इस प्रकार की साझेदारी को या तो सभी साझेदारों की सहमति से हम समाप्त कर सकते हैं या कोई भी एक साझेदार जो होता है वो नोटिस देकर भी इसे समाप्त कर सकता है। इसे हम ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। बी नंबर है हमारा विशेष साझेदारी। किसी विशेष कार्य को करने के लिए या किसी विशेष कार्य या उसके उद्देश्य की स्थापना के लिए जो साझेदारी शुरू की जाती है उसे हम विशेष साझेदारी कहते हैं। जैसे ही उसका उद्देश्य पूरा हो गया वह साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मतलब यह है कि एक निश्चित अवधि होती है इसकी, और जैसे ही वो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया साझेदारी को खत्म माना जाएगा। लेकिन यह साझेदारी एक निश्चित अवधि के बाद भी यदि आगे भी चालू रहती है तो ये साझेदारी जो है वह ऐच्छिक साझेदारी बन जाती है। 4 नंबर टॉपिक है हमारा वैधता के अनुसार साझेदारी, जिसमें अ नंबर है वैध साझेदारी, जिसे हम कहते हैं लीगल पार्टनरशिप। या एक ऐसी साझेदारी जो पूरे विधि विधान के अनुसार बनाई जाती है, अर्थात इस साझेदारी में जो हमारा भारतीय साझेदारी अधिनियम का जो एक्ट है 1932, उसमें जितने भी नियम सिद्धांत दे रखे हैं यदि उनकी पालना करते हुए साझेदारी कोई शुरू की जाती है तो इस प्रकार की साझेदारी को हम वैध साझेदारी कहते हैं। बी नंबर है हमारा अवैध साझेदारी, इलीगल पार्टनरशिप। यदि किसी साझेदारी की स्थापना प्रचलित नियमों के विरुद्ध हो तो ऐसी साझेदारी जो है वह अवैध साझेदारी कहलाती है। कुछ उदाहरण के तौर पे देखिए, नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा जब साझेदारों की स्थापना का जो उद्देश्य है वह गैरकानूनी हो। सेकेंड नंबर जब साझेदारों की संख्या 2 से कम हो। पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि जैसे ही साझेदारों की संख्या 2 से कम अर्थात घटकर 1 रह जाती है तो उसे हम साझेदारी नहीं कह सकते, और अधिकतम संख्या जो है वो 50 से अधिक हो तो ऐसी कंडीशन में वह साझेदारी अवैध कहलाएगी। थर्ड नंबर जब साझेदारी का व्यापार जो है वह लोक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो। और 4 नंबर जब किसी साझेदार में शत्रु राष्ट्र का नागरिक को हिस्सेदार बना दिया जाता है। तो इन कंडीशन के अंदर ये सारे जो कंडीशंस हैं इसके अंदर कोई भी अगर कार्य किया जाता है तो ऐसी साझेदारी को हम अवैध साझेदारी कहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम आगे। और हाँ, आज जो है हमने वो साझेदारी का अर्थ, विशेषता व प्रकार को समझा। आगे भी हम क्रिटिकल टॉपिक व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे। और एक और बात दोस्तों, हमारे जो संस्था प्रधान है श्रीमान भीम सिंह जी सर, जिनका ये मोटो है कि भगवान सबका भला करे, बस इसकी शुरुआत जो है वह आप लोगों से होनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को आप खुद भी देखें, समझें, वह जितना हो सके लाइक व आगे फॉरवर्ड करें, शेयर करें। मिलते हैं हम अगले क्लास में। ध्यान रखें अपना। बाय।